नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान महत्व के प्रश्न माननीय सांसदों के द्वारा पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्नकाल। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकसभा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल अमृतकाल के मार्ग से जुड़ा हुआ है। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद भर्तृहरि मेहताब ने। उन्होंने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से पूछा कि सरकार द्वारा शहरी योजना संबंधी उच्च स्तरीय समिति के अमृतकाल के मार्ग भारतीय शहरों के लिए एक नए भविष्य की कल्पना और उसे साकार करने की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा किया है। क्या सरकार ने देश में शहरों के समक्ष आ रही तीव्र शहरीकरण की समस्या के समाधान के लिए कोई कदम उठाया है, कदम उठाने का विचार है, और अगर हां तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने दिया। उन्होंने बताया कि भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों परामर्शों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। यह राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। उच्च स्तरीय शहरी नियोजन समिति ने प्रथम मसौदा रिपोर्ट पाथवेज टू अमृतकाल एनविजनिंग एंड रियलाइजिंग अ न्यू फ्यूचर फॉर इंडियन सिटीज अप्रैल 2023 में प्रस्तुत की है। शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने निम्नलिखित दिशा निर्देश उपनियम जारी किए हैं। शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना विनियमन और कार्यान्वयन दिशा निर्देश 2014 मॉडल भवन उपनियम MBBL 2016। मंत्रालय योजनाबद्ध हस्तक्षेपों के माध्यम से शहरी नियोजन इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रहा है। राज्यों को शहरी नियोजन सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यय विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों के लिए पूंजी निवेश के लिए विशिष्ट सहायता योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। योजना का उद्देश्य शहरी नियोजन को एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हुए भूमि उपयोग, स्थायी विकास, सामर्थ्य और राजस्व जुटाने की क्षमता को बढ़ावा देना है। 6000 करोड़ रुपए के आवंटन सहित पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशिष्ट सहायता योजना 2022-2023 भाग 4 शहरी नियोजन सुधार संगठकों में प्रतिवादों को छोड़कर भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण और भूमि का इष्टतम उपयोग, हस्तांतरणीय विकास अधिकारों, स्थानीय क्षेत्र योजनाओं का क्रियान्वयन और नगर नियोजन योजनाएं, परिवर्तन उन्मुख विकास का कार्यान्वयन जैसे आधुनिक शहरी नियोजन उपकरण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों को स्पंज शहरों के निर्माण, सार्वजनिक यातायात के लिए बसों को चलाने के लिए कराधान हटाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। 15,000 करोड़ रुपए के आवंटन सहित पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशिष्ट सहायता योजना 2023-2024 भाग 2 शहरी नियोजन सुधार संगठनों में योग्य शहरी नियोजकों को हायर करके मानव संसाधन की वृद्धि, नगर नियोजन योजना, लैंड पूलिंग योजना, भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण, स्वस्थानों पुनर्वास को बढ़ावा देना, परिवर्तन उन्मुख विकास, नियोजन उपकरण के रूप में हस्तांतरणीय विकास अधिकारों, शहरी नियोजन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के प्राकृतिक इकोसिस्टम का सुदृढ़ीकरण, वाटरफ्रंट के विकास आदि शामिल हैं। 500 अमृत शहरों के लिए GIS आधारित मास्टर प्लान तैयार करने पर अमृत के तहत एक उप योजना कार्यान्वयन चरण में है। उप योजना का उद्देश्य जियो डेटाबेस बनाना और GIS आधारित मास्टर प्लान तैयार करना है। वर्तमान में 35 राज्यों के 461 अमृत शहर इस योजना के तहत शामिल हैं। 355 शहरों के लिए GIS आधारित मास्टर प्लान का मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें से 208 शहरों के मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसके अलावा नगर नियोजन योजना और स्थानीय क्षेत्र योजनाओं की तैयारी के लिए अमृत के तहत एक पायलट उप योजना 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य भूमि पार्सल के समायोजन और ओल्ड सिटी सेंटर्स के जीर्णोद्धार के माध्यम से योजनाबद्ध शहरी विकास करना है।
अमृत 2.0 के अंतर्गत GIS आधारित मास्टर प्लान तैयार करने की योजना को 50,000 से 99,999 की जनसंख्या वाले वर्ग 2 शहरों तक विस्तारित किया गया है। भू डेटाबेस के निर्माण के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला सवाल PM जनमन योजना से जुड़ा हुआ है। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद अमर सिंह टिस्सो ने। उन्होंने जनजातीय कार्य मंत्रालय से पूछा, असम में विशेषकर कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की अनुमानित संख्या का ब्यौरा किया है। इस सवाल का जवाब जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने दिया। उन्होंने अपने उत्तर में बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का लक्ष्य 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले 75 PVTG समुदायों को कवर करना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विभागों के माध्यम से PM गति शक्ति मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आवास स्तर पर डेटा संग्रह कार्य शुरू किया है, ताकि PVTG लाभार्थियों, PVTG गांवों और बस्तियों को PM जनमन मिशन के तहत कवर करने के लिए PVTG आबादी के आंकड़ों और बुनियादी ढांचे के अंतरों का अनुमान लगाया जा सके। कवर किए जाने वाले PVTG लाभार्थियों की राज्यवार संख्या की सटीक संख्या मिशन के तहत अनुमोदित मानदंडों के अनुसार संबंधित उपायों के विशिष्ट दिशा निर्देशों के पात्रता मानदंडों के अधीन है। हालांकि असम राज्य में कोई भी PVTG चिन्हित नहीं होने के कारण PM जनमन को असम राज्य में क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। अगला सवाल पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद बैजयंत पांडा ने। उन्होंने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जानना चाहा कि क्या सरकार का निकट भविष्य में सड़क और परिवहन क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है, और अगर हाँ तो योजना परिव्यय यदि कोई हो सहित ब्यौरा क्या है, और अगर नहीं तो इसके क्या कारण हैं। इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन में शामिल प्रमुख विभागों और एजेंसियों का विशेषकर बिहार में ब्यौरा क्या है। पर्यावरण अनुकूल निर्माण पद्धतियों को बढ़ावा देने और सड़क निर्माण में संपोषणीय सामग्रियों के उपयोग के लिए शुरू की गई पहलों का ब्यौरा क्या है, और क्या सरकार के पास उन राजमार्ग परियोजनाओं के संबंध में आंकड़े हैं जिनमें हरित और संपोषणीय पद्धतियों को शामिल किया गया है, और अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने दिया। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण के लिए पर्यावरण अनुकूल हरित एवं टिकाऊ सामग्रियों और अत्याधुनिक निर्माण पद्धतियों एवं प्रौद्योगिकियों को अपनाना एक सतत प्रक्रिया है। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों और स्वदेशी अनुसंधान के परिणामों के आधार पर भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा एक मानक दिशा निर्देश तैयार किए जाते हैं, और ऐसी सामग्रियों एवं प्रौद्योगिकियों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए IRC में मौजूदा मानकों दिशा निर्देशों में समय समय पर संशोधन किया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय NHAI ने भी ऐसी पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों प्रक्रियाओं के उपयोग पर नीतिगत दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई नवीन सामग्रियों प्रक्रियाओं को परीक्षण खंडों में उपयोग के लिए IRC द्वारा भी मान्यता दी जाती है। IRC मानकों दिशा निर्देशों अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल्स, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स, यूरोकोड, ब्रिटिश कोड जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ साथ IRC द्वारा मान्यता प्राप्त सभी सामग्रियों और प्रक्रियाओं को राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं सामान्यतः EPC, HAM, BOT मोड पर क्रियान्वित की जाती हैं, जहां संविदाकार, रियायतग्राही, लानू मैनुअल, मानकों दिशा निर्देशों, कोडों आदि के अनुसार अपना स्वयं का डिजाइन तैयार करते हैं और फिर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में इसके वास्तविक उपयोग से पहले AE,
CIE द्वारा इसकी समीक्षा अनुमोदन किया जाता है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का कार्यान्वयन मंत्रालय की कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे NHAI, राज्य RCD के साथ साथ मंत्रालय की अपनी PIU द्वारा किया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। विभिन्न प्रकार की पर्यावरण अनुकूल हरित एवं टिकाऊ सामग्री जैसे फ्लाई ऐश, स्लैग, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्लास्टिक, क्रोम रबर, संशोधित विटुमेन, जूट एवं कॉयर सहित जियोसिंथेटिक्स, ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग आदि का उपयोग विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में उपलब्धता एवं उपयोग की व्यवहार्यता के आधार पर किया जाता है। अगला सवाल जुड़ा है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत लाभार्थियों से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने। विद्युत मंत्रालय से उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत से अब तक कुल लाभार्थियों की संख्या के बारे में कोई आंकड़े रखे हैं? क्या सरकार ने DDU-GJY को क्रियान्वित किया है? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है जिसमें उक्त योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत से अब तक राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में लाभार्थियों का ब्यौरा शामिल है? और क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत अधिक संख्या में किसानों को शामिल करने के लिए कोई नया कदम उठाने पर विचार कर रही है? इस सवाल का जवाब विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने दिया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों जैसे कृषि और गैर कृषि फीडरों का पृथक्करण, उपपारेषण और वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण एवं वृद्धि, वितरण ट्रांसफार्मर, फीडर, उपभोक्ताओं की मीटरिंग और देश भर के गांवों का विद्युतीकरण करना था। DDU-GJY के एक घटक के तहत गरीबी रेखा के नीचे यानी BPL परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया और ग्रामीण परिवारों को विद्युत की सुविधा प्रदान की गई। सौभाग्य स्कीम के तहत छूट गए गैर विद्युतीकृत घरों के लिए राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर घरेलू विद्युतीकरण के लिए कार्य भी निष्पादित किए गए। राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के लिए कोई अलग आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हालांकि इस स्कीम का लाभ अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ साथ राज्य की पूरी आबादी को दिया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत कार्य पूरे हो चुके हैं और स्कीम 31 मार्च 2022 को बंद हो गई है। लोकसभा के बाद बात कर लेते हैं राज्यसभा में आज पूछे गए प्रश्नों की। अगला सवाल परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रयास को लेकर। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद संगीता यादव ने। अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं? क्या सरकार ने देश के ऊर्जा संसाधनों में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है? अगर हाँ तो इस बारे में क्या जानकारी है? क्या पिछले दशक में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किए गए प्रयासों से देश को ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के योगदान को बेहतर बनाने में मदद मिली है? और अगर हाँ तो ब्यौरा किया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि भारत नाभिकीय ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने के लिए सुसंगत प्रयास कर रहा है। भारत ने नाभिकीय ऊर्जा और संबंध ईंधन चक्र प्रौद्योगिकियों में व्यापक क्षमताएं हासिल कर ली हैं। भारतीय उद्योग भी घटकों और उपकरणों की आपूर्ति करने और नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए विकसित हो रहा है ताकि आत्मनिर्भरता पूरी हो जाए। आत्मनिर्भर पहलों को और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने शीघ्रगामी फ्लीट मोड में 10 स्वदेशी 700 मेगावाट रिएक्टरों को मंजूरी दी जो पूर्व परियोजना चरण में है। परमाणु ऊर्जा संशोधन अधिनियम 2015 भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों गैर नाभिकीय क्षेत्र से को संयुक्त उद्यम के तहत देश में नाभिकीय सुविधाओं का निर्माण करने की अनुमति देता है। आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत तमिलनाडु के
तमिलनाडु के कलप्पाक्कम में 500 मेगावाट प्रोटोटाइप द्रुत प्रजनक रिएक्टर PFBR परियोजना पूर्णतया स्वदेशी प्रौद्योगिकी के साथ अभी कल्पित निर्मित की गई है और कमीशन के प्रगत चरण में है। हाँ, देश के ऊर्जा भंडार में नाभिकीय ऊर्जा के हिस्से को स्थापित क्षमता के संवर्धन द्वारा बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में स्थापित क्षमता 8,180 मेगावाट को वर्ष 2031-32 तक 22,480 मेगावाट तक बढ़ाने के लिए एक क्षमता संवर्धन कार्यक्रम क्रियान्वयनाधीन है। हाँ, भारत देश की दीर्घकालिक ऊर्जा संरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक स्वदेशी त्रिचरणीय नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। पिछले दशक में पहले चरण के स्वदेशी 700 मेगावाट दाबित भारी पानी रिएक्टरों की पहली द्वि-यूनिट KAPS 3 और 4 में वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ हुआ। इसी श्रृंखला के अन्य 14 रिएक्टरों का कार्य प्रगति पर है। देश में नाभिकीय ऊर्जा से बिजली का वार्षिक उत्पादन पिछले दशक की तुलना में लगभग 35% बढ़ गया है और राष्ट्रीय ग्रिड में नए संयंत्रों के जुड़ने से वृद्धि जारी है। अगला सवाल जुड़ा है PM वाणी योजना से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद राम भाई हरजी भाई मोकरिया ने। उन्होंने संचार मंत्रालय से पूछा कि PM वाणी योजना का उद्देश्य क्या है। क्या इस योजना के अंतर्गत देश में 50,000 से अधिक स्थानों पर सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई थी और इस योजना के अंतर्गत कुल कितने स्थानों पर वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जा चुके हैं। इस सवाल का जवाब संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि PM वाणी यानी प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस फ्रेमवर्क का उद्देश्य डिजिटल इंडिया के निर्माण और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले लाभों के प्रयोजन से देश में सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस पॉइंट स्थापित करके इंटरनेट सेवाओं के प्रभाव में तेजी लाना है। इस फ्रेमवर्क का विवरण pmwani.gov.in/वाणी पर उपलब्ध है। 1 अगस्त 2024 तक की स्थिति के अनुसार देश में स्थापित प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस हॉटस्पॉटों की संख्या 2,07,677 है। अगला सवाल जुड़ा हुआ है परी परियोजना से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय से पूछा कि परी परियोजना क्या है और क्या सरकार भविष्य में इसी तरह की पहल करने का इरादा रखती है। इस सवाल का जवाब संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया परियोजना भारत में पब्लिक आर्ट परिदृश्य को प्रचारित और प्रोत्साहित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई एक पहल है। ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा निष्पादित ये परियोजना 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक के साथ ही आरंभ की गई। पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया परियोजना का उद्देश्य पब्लिक आर्ट जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को समकालीन विषयों के साथ सम्मिश्रित करती है, इस योजना के माध्यम से संवाद और चिंतन को प्रोत्साहित करना है। पारंपरिक कला रूपों, वॉल पेंटिंग, भित्ति चित्रों, मूर्तिकला और विभिन्न विषयों पर फड़ चित्र, थांगका चित्र, वर्ली कला, गोंड कला, अल्पना कला, चेरियन चित्र, तंजौर चित्र, कलमकारी, पिथौरा कला, केरल भित्ति चित्र आदि जैसे संस्थापनों का सृजन करने के लिए 200 से अधिक दृश्य कलाकार एकजुट हुए। इस परियोजना ने न केवल भारत की सौंदर्य परक और सांस्कृतिक विविधता को विशेष रूप से प्रदर्शित किया है, बल्कि इसका उद्देश्य समुदाय के भीतर गौरव और अपनत्व की भावना जागृत करने में योगदान देते हुए दिल्ली के दृश्य और सांस्कृतिक भूदृश्यों को बेहतर बनाना है। परियोजना प्रतिभावान कलाकारों को पारितोषिक प्रदान करते हुए भारत के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को पब्लिक आर्ट में निहित समकालीन विषयों के साथ सम्मिश्रित करने के लिए भारत सरकार के निरंतर प्रयास का भाग है। अगला सवाल जुड़ा है राष्ट्रीय हरित भारत मिशन से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने। उन्होंने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूछा कि क्या राष्ट्रीय हरित भारत मिशन का उद्देश्य
जन भागीदारी के साथ क्षरित वन क्षेत्रों में वन रोपण गतिविधियां शुरू करना है? अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है? और बीते 5 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय हरित भारत मिशन के अंतर्गत भारत द्वारा उपलब्ध करवाई गई धनराशि और उसकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि GIM यानी राष्ट्रीय हरित भारत मिशन जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत प्रारूपित 8 मिशनों में से एक मिशन है। इसका उद्देश्य GFMC यानी संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से वन और वनेतर क्षेत्रों में पारिस्थितिकी बहाली की गतिविधियों को शुरू करके भारत के वनावरण को संरक्षित करना, उसका पुनरुद्धार करना और उसमें संवर्धन करना और जलवायु परिवर्तन से निपटने की कार्रवाई करना है। संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के तहत आने वाली गतिविधियां वित्त वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थीं। अब तक 1,55,130 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण पारिस्थितिकी पुनरुद्धार करने के लिए 17 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को 909 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। अगला सवाल जुड़ा है अधिक संख्या में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने को लेकर। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने। उन्होंने विदेश मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार पासपोर्ट बनाने की बढ़ती मांग को देखते हुए देश में और अधिक संख्या में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का विचार कर रही है, और अगर हाँ, तो मध्य प्रदेश के किस किस भाग में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जाएंगे? इस सवाल का जवाब विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने डाक विभाग के साथ मिलकर जनवरी 2017 में देश के उन मुख्य डाकघरों में सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया था जिन्हें डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहा जाता है। ये केंद्र प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में खोले जाएंगे जहां कोई PSK नहीं है या फिर POPSK भी नहीं है। आज की तारीख में देश में 93 PSK और 440 POPSK स्थापित किए जा चुके हैं और पासपोर्ट चाहने वालों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चालू हैं। मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भोपाल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 23 को कवर करते हुए पासपोर्ट सेवा केंद्र और 22 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र चालू हैं। मंत्रालय शेष 6 POPSK खोलने के लिए डाक विभाग के साथ निकट समन्वय में है। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। प्रश्नकाल में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।